हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 168। अब आगे अरमान के जाने के बाद आस्था घुटनों के बल बैठ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी कि यह हमने क्या कर दिया, क्यों हमने इतनी नफरत दिखाई। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया वह भी तो गलत था। ऐसे कैसे हम उन्हें माफ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आस्था एक बार फिर अपने ही सवाल जवाबों में उलझ रही थी। वही दूसरी ओर वही प्रियंका जो कि मीडिया में अच्छे अच्छे अपने पोस्ट दे रही थी, कभी अपनी साड़ी के पल्लू को लहरा रही थी और बहुत ही ज्यादा वह खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे की खुशी इस वक्त देखने लायक थी। लेकिन प्रियंका को देखकर दो आंखें गुस्से से उबल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी तोप नानी माँ थी। तोप नानी माँ हमारी नानी माँ का निकनेम है। वेल नानी माँ प्रियंका को देखकर गुस्से से उबल रही थी और सोच रही थी कि इस छिपकली की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी गोरी की जगह लेने की। नानी माँ आस्था को प्यार से गोरी बुलाती है, जैसे कि मैं पहले ये बात मेंशन कर चुकी हूँ। वेल तब उन्होंने सोचा इसका कुछ तो करना ही होगा। वेल अब क्योंकि अरमान सिंघानिया वहां से चला गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। जल्दी ही मीडिया वाले भी सब वहां से चले गए थे और वीर रायचंद गुस्से से अपने घर पर उबल रहा था। उसने तो सोचा था कि इस तरह से अरमान की शादी का वह इशू खड़ा करेगा और अरमान की दुनिया के सामने बेइज्जती करेगा। लेकिन अब प्रियंका के अरमान के साथ आ जाने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था और एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी थी। वीर ने गुस्से से अपने सामने रखा हुआ एक टेबल वॉश उठाकर सीधा एलईडी पर मार देता है और पूरी एलईडी चकनाचूर होकर जमीन पर गिर चुके थे। वही वसुंधरा जी उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है और बोलती है लगता है अब उस अरमान सिंघानिया से मिलना ही होगा, और वैसे भी मैंने कितनी ही बार उससे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ करके वह टाल ही जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिंघानिया मेंशन का एड्रेस तो जानते ही हो ना तुम। आज शाम को ही हम दोनों वहां चलेंगे और सीधे सीधे उसे जाकर पूछेंगे कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे रास्ते में आ रहा है। वह अब जैसे ही वसुंधरा ने ये कहा वीर अपनी माँ को देखता हुआ तुरंत अपने कमरे में चला गया था। उसके माँ ने वीर को शांत करने के लिए अपने घर की एक नौकरानी को उसके साथ साथ पीछे कमरे में भेज दिया था और उससे सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मेरे बेटे को शिकायत का इतना सा भी मौका मत देना। और जल्दी ही उसे नौकरानी की आवाज वीर के कमरे से आने लगी थी और वसुंधरा जी के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी। वसुंधरा जी एक नंबर की जालसाज और चालाक औरत थी जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती थी और किसी भी हद तक जा सकती थी। इसीलिए अब उसने सीधे सीधे अरमान सिंघानिया से मिलने का फैसला किया था, क्योंकि सबसे पहले उसने डिसाइड किया था जिस दुश्मन से वह लड़ रही है पहले उसे देख तो ले, उसके बारे में जान तो ले आखिरकार है कौन। अभी तक तो उसका पावरफुल होना, एरोगेंट होना, बदतमीज अकड़ू होना ही उसके सामने आया था, लेकिन उसने अभी अरमान सिंघानिया को सामने से नहीं देखा था, तो इसीलिए उसने वहां जाने का डिसीजन लिया था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका लहराती बलखाती जल्दी ही सिंघानिया मेंशन के अंदर चली गई थी और जाकर वह डेस्परेटली अरमान से मिलना चाहती थी, क्योंकि आज वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समझ रही थी। तो उसने सोचा कि अरमान को थोड़ा सा लुभाएगी, एक दो बार उसे गले से लगा लेगी तो उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो यही सोचते हुए वह फटाफट से अरमान के कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। लेकिन उससे पहले आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव वह हैरानी से प्रियंका को अरमान के कमरे की ओर जाते हुए देख रहे थे। उसे रोकते हुए बोलते हैं, हेलो जी आप कहाँ जा रही है। तब प्रियंका एटीट्यूड से बोली, व्हाट यू मीन में कहाँ जा रही हो। मैं अरमान जी से मिलने के लिए जा रही हूँ, शायद उन्हें मेरी कुछ जरूरत हो। जैसे ही प्रियंका ने साड़ी का पल्लू अपने हाथों में घुमाते हुए इतराकर यह कहा, आहान ध्रुव की तो आंखों में उसके लिए साफ नफरत झलकने लगी थी, क्योंकि प्रियंका को वह देख चुके थे कि किस तरह से प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और किस तरह से वह आस्था के साथ बुरा बर्ताव करती थी। सारी बातें उन्हें अच्छी तरह से पता थी। वह तभी आहान आगे आया और बोला, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप घर की मेहमान हैं, कुछ दिन के लिए आप यहाँ रहने वाले हैं।
तो आपके लिए ऑलरेडी गेस्ट रूम तैयार है। राजेश, मेहमान को लेकर जाओ और गेस्ट रूम में ठहरा दो। और ऑलरेडी नानी माँ ने भी डिसीजन लिया था कि जब तक प्रियंका यहाँ रहेगी वो भी यही रहेंगी, क्योंकि इस तरह से वह प्रियंका को आस्था अरमान के साथ नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि सीमा जी का भी वहां बहुत रहने का मन था, लेकिन अभी के लिए प्रियंका ने उन्हें टाल दिया था ताकि पहले वह अपने इस घर में मजबूत जगह बना लें, उसके बाद वह अपनी माँ को भी इस महल जैसे घर में ही रखेंगी। प्रियंका ने चारों तरफ अच्छी तरह से घर का मुआयना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त वो अरमान से मिलना चाहती थी। और ध्रुव आहान की ओर देखकर बोलती है, देवर जी मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी आराम करने के लिए, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक बार अरमान जी से मिलना चाहती हूँ। अब जैसे ही प्रियंका ने आहान ध्रुव को देवर जी बोला, आहान की तो खून में आग लग गई थी और वो झल्लाते हुए बोलता है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपका कोई देवर नहीं हूँ, समझिए आप, मैं सिर्फ आस्था भाभी का देवर हूँ और आप मुझे इस तरह से देवर जी नहीं बुला सकती हैं। आप कुछ दिन के लिए इस घर की मेहमान तो जाए, गेस्ट रूम में चली जाइए। तब प्रियंका आहान को चील करते हुए बोली, अरे शांत हो जाए देवर जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, वैसे भी हमारा रिश्ता तो है ना, समाज की नजरों में तो बस उसी रिश्ते के नाते मैं आपको बुला रही थी, तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रियंका अपनी साड़ी का पल्लू लहराते हुए जल्दी ही अरमान के कमरे की ओर बढ़ने लगी थी और आहान और ध्रुव जाकर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन आकाश ने उन्हें मना कर दिया। उन दोनों को समझाते हुए बोलते हैं, अरमान उससे खुद निपट लेगा, तुम लोग उसको उसके हाल छोड़ो। तभी रश्मि जो कि बड़ी देर से ये सारी चीजें देख रही थी और नोटिस भी कर रही थी, वह अब अपने कमरे में जाने लगती है और आकाश उसे अपने कमरे में जाते हुए देख चुका था, क्योंकि अभी तक रश्मि ने उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा था, तो ये बात उसके अंदर ही अंदर हट कर रही थी। तो इसीलिए उसने आज एक बार फिर रश्मि से बात करने का डिसीजन ले लिया था। वही सुमित को आज एक इम्पॉर्टेंट काम था, वह एक इम्पॉर्टेंट काम कुछ और नहीं बल्कि राधिका के फ्लैट पर जाना था, जो फ्लैट सुमित ने ही उसे दिया था और उसकी ऑलरेडी एक और एक्स्ट्रा चाबी सुमित के पास थी। हालांकि इस वक्त काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन सुमित को अपना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, इसलिए उसने राधिका के पास जाने का डिसीजन लिया था। वही आहान ध्रुव अब एक साथ कमरे में थे और कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सोच रहे थे और सोचने लगे, यार इन सब में आस्था भाभी के साथ बहुत गलत हुआ है। भाभी बेचारे, उनको तो पता भी नहीं है कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस छिपकली को उनकी जगह भाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तब ध्रुव ने आहान के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, यार तू फिक्र मत कर, और वैसे भी अरमान भाई है यार, वह सब संभाल लेंगे, अभी फिलहाल हमें आकाश भाई और रश्मि दीदी का कुछ करना चाहिए। तुमने देखा नहीं दोनों किस तरह से एक दूसरे को टशन दे रहे हैं। तभी आहान बोला, यार एक बात बताओ, जब मैं रश्मि दीदी के कमरे से पास जा रहा था तब मैंने आकाश भाई की आवाज सुनी थी। आकाश भाई रश्मि दीदी को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव की आंखों में चमक आ गई थी और वह बोलता है, क्या रियली ये बात सच है? तब आहान ने अपना सर हिला दिया और बोला, लेकिन मैंने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर आकाश भाई को पता चला कि मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी है तो वह तो मेरी खटिया ही खड़ी कर देंगे। तुम तो जानता है ना वो अरमान भाई के बाद कितने ज्यादा खतरनाक है। तब ध्रुव मुस्कुरा दिया और बोलता है, यार अगर रश्मि दीदी और आकाश भाई की शादी हो जाती है तो कितना मजा आएगा ना, और वैसे भी अरमान भाई की शादी में तो हम ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाए, तो अब रश्मि दीदी की शादी और आकाश भाई की शादी में हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। और वैसे भी अस्पताल में जब रश्मि का एक्सीडेंट हुआ था तो आकाश भाई ने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया ही था। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें किसी न किसी तरह से रश्मि दीदी से शादी के लिए हाँ बुलवानी है, फिर देखो हम लोग कितना मजा करेंगे। ऐसा बोलकर ध्रुव कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है,
एक बता सबकी शादी के बारे में सोच रहा है। अपना कुछ बताया क्या? अपना क्या मिस्टर ध्रुव, पूरे 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में देख तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे ख्याल से तुझे अब उसे लड़की को भूल जाना चाहिए। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो चमक थी वह पूरी तरह से गायब हो गई थी और वह आहान का हाथ झटकते हुए बोला, उस चैप्टर का तू कोई जिक्र नहीं करेगा। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी ध्रुव दरवाजे से बाहर जाने लगता है, लेकिन आहान पीछे से चिल्लाया, आखिरकार क्यों नहीं बात करना चाहता है? तू आखिरकार कब तक चलेगा ये सब कुछ? अरे भूल जाओ उस लड़की को, और वैसे भी वह तेरे लायक ही नहीं थी, जिसे कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं कि वह तेरे लायक कैसे हो सकती है। ऐसा बोलकर आहान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक ध्रुव उसे कमरे से बाहर निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका जैसे ही अरमान के कमरे के बाहर गई, तभी उसने कमरे का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की थी। अरमान आस्था को थोड़ा सा जेलस फील कराने के बाद स्टडी रूम में था। तभी स्टडी रूम के दरवाजा पर दस्तक हुई। अरमान ने देखा दरवाजे पर उस वक्त टाइगर, मारिया और देव खड़े हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर अरमान हैरानी से बोलता है, क्या बात है, सब ठीक है ना? तब टाइगर ने हल्का सा सर झुकाकर जवाब देता है, किन खबर मिली है कि वसुंधरा रायचंद साथ साथ वीर रायचंद सिंघानिया मेंशन आने वाले हैं। क्या? जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकलने को तैयार थी। इतना ही नहीं, उसके हाथों की नसें तक दिखाई देने लगती है। इस वक्त अरमान का रूप बड़ा ही खतरनाक लग रहा था, तो अरमान बिना उन्हें कुछ कहे जल्दी ही वापस स्टडी रूम में चला गया था और टाइगर मारिया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। तब मारिया ने टाइगर की ओर देखकर कहा, मैंने मना किया था ना कि अभी बॉस को ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। देख उनका बिहेव किस तरह का हो गया है। तब टाइगर बोलता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार यह वसुंधरा रायचंद का मसला क्या है और किंग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं उन दोनों से। तभी देव बोला, टाइगर भाई, मुझे लगता है कि हमें इस बात के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और वैसे भी बॉस ने हमें उन लोगों को बर्बाद करने पर लगाया है, तो हमें बस सिर्फ उन्हें बर्बाद करने पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस वक्त अरमान भाई से किसी तरह का कोई सवाल जवाब करेंगे तो शायद हमारी भी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अब इस तरह से कहते हुए देव थोड़ा सा कांप रहा था। वही मारिया देव की हालत देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई थी और उसके मुस्कुराते ही देव मानो हवा में उड़ने लगा। उसे ऐसा लगने लगा था कि मारिया उसकी वजह से मुस्कुराए है और वह कहने लगा, मारिया जी, आपकी मुस्कुराहट कितनी ज्यादा प्यारी है, आप हर रोज क्यों नहीं मुस्कुराती है? तब मारिया ने अगले पल अपना चेहरा एकदम सपाट कर लिया था और उसकी ओर देखकर बोलती है, अपने काम से काम रखो, ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर वह लोग वहां से चली गई थी। वही टाइगर ने देव के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या बात है यार, मैं जब भी देखता हूँ तुम कुछ अलग ही नजरों से मारिया को देखते हो, क्या वो तुम्हें पसंद है? हालांकि देव पहले भी टाइगर के सामने मारिया के पसंद होने का इजहार कर चुका था, लेकिन एक बार फिर पूछने पर वह शर्माने लगा और बोला, अब आपसे क्या छुपाऊं टाइगर भाई, पता नहीं जब जब मारिया जी को देखता हूँ दिल करता है उन्हें देखता रहूं। और आप जानते हैं, मैं सोच रहा हूँ जब मेरी मारिया जी से शादी हो जाएगी तब हमारे बच्चे कैसे होंगे। मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे मारिया जी पर जाए, एकदम फॉनेर वाले अंग्रेज दूध से गोरे बच्चे, कितना अच्छा होगा ना, हमारी तो पूरी नस्ल ही बदल जाएगी। अब जैसे ही देव ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग टाइगर के सामने एक्सप्लेन की, टाइगर की आंखें सर्द हो गई थी और उसने जो हाथ कंधे पर रख रखा था देव के वहां पर थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर दी थी। अगले ही पल देव को एहसास हुआ मानो कि इसका कंधा उतर गया और वह जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन तब तक टाइगर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया था। वही देव बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि जिस जगह पर टाइगर ने अपने हाथ की पकड़ मजबूत करी थी उसे जगह से देव का कंधा उतर गया था और वह रोने पीटने लगता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।